स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 की बात करें पेपर सेकंड चल रहा था। हमने जो पहला पार्ट था वो अच्छे से समाप्त कर लिया था जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिलेट था। इसी का दूसरा जो भाग है या दूसरा जो चैप्टर स्टार्ट होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते क्या हैं। जब कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो OH समूह है उसका प्रतिस्थापन किसी Z परमाणु Z कुछ भी हो सकता है यहाँ पर कर दिया जाए, प्रतिस्थापित द्वारा कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न कहते हैं। अगर कोई इस प्रकार से क्या हो, यह है कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत ये जो OH समूह है इसका प्रतिस्थापन मैं किससे कर दूं कि Z से कर दूं। यहाँ पर Z कोई प्रतिस्थापी है उसे क्या कहेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ आती है हम पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रतिस्थापी बात करें अम्ल क्लोराइड, एमाइड, ठीक है, एस्टर, एनहाइड्राइड, ये कुछ हम पढ़ने वाले हैं इनके अंतर्गत ही, ठीक है। अब इतना ही इसका इंट्रोडक्शन है। अब अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की व्युत्पन्न की परिभाषा लिख दीजिए कि कोई भी OH समूह है उसका प्रतिस्थापन Z परमाणु के द्वारा कर दिया जाए उसे क्या कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की व्युत्पन्न कहते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ Z की जगह यहाँ पर Cl या NH2 कह सकते हो, OR, B और OCOR भी आपको दिखाई दे रहे होते हैं। इसी के बाद हम अपना जो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एसिड व्युत्पन्नों का स्थायित्व। हम पहले देखते हैं एसिड होते क्या हैं, फिर हम उसके क्या देखेंगे व्युत्पन्न देखने वाले हैं। जब हम बात करें, ये हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जब इससे कोई OH समूह निष्कासित हो जाता है तो शेष जो समूह या श्रृंखला बचती है उसको क्या बोलते हैं एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न की ही बात करते हैं तो वो क्या होता है एसिड समूह का भी क्या होता है व्युत्पन्नों की वहां पर बात की जाती है, ठीक है। हमें क्या देखना है, सापेक्षिक स्थायित्व देखना है। क्या देखना है, इसका स्थायित्व देखना है। अब जब हम एसिड समूह की जब बात कर रहे होते हैं इससे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक था कार्बोनिल समूह और एक क्या होता है कीटोनिक समूह, आपको पता होगा। एक तो क्या आता है कार्बोनिल समूह, एक तो आपको पता होगा कीटोनिक समूह आता है, कार्बोनिल व कीटोन। इसके हमने व्युत्पन्नों की बात कर रहे थे, कार्बोनिल की भी और कीटोनों की भी। जब इसके अंदर यहाँ तो कोई प्रतिस्थापी हम बात करें OH या कोई Z, जब क्या होता कोई ऐड हो जाता था, जुड़ जाता था, तो वो अनुनाद के कारण क्या नहीं दिखाते थे, नाभिक नहीं योगात्मक विक्रिया नहीं दिखाते, योगात्मक विक्रिया, ठीक है। अब जब उसका अनुनाद होगा ना उससे पहले एक और परिघटना होती है, वो क्या कर देगा, ये जो प्रतिस्थापी क्या कर देगा, कोई भी कार्बन है उस पर क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं रहने देगा, इलेक्ट्रॉन कमी नहीं रहने देगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं होने देना, नहीं होने देता है। एक बार पुनः इस चीज को देख लेते हैं। मैंने कहा कोई कार्बन समूह या कीटोन समूह है उसके व्युत्पन्न की बात किसी या OH या Z समूह जुड़ता है तो अनुनाद करते हैं। अनुनाद से पहले जो घटना होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वो न्यून नहीं रहने देते हैं और क्या नहीं दर्शाते, नाभिक नहीं योगात्मक विक्रिया नहीं दर्शाते हैं। हमने कार्बोनिल समूह में देखा था जब कोई भी OH समूह जुड़ रहा था, OH समूह जुड़ते ही क्या कर रहा था, वो क्रियाशीलता को प्रभावित, क्रियाशीलता को क्या कर रहा था, कम। कार्बन क्रियाशीलता को कम कर रहा था। अगर हम देखें तो OH समूह की जगह में Z भी समूह जोड़ दो फिर भी क्या हो रही, क्रियाशीलता ही कम हो रही है इस स्थिति। परंतु तो ध्यान देने योग्य बात है जो Z है वो है इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण एक प्रभाव दर्शाता है इलेक्ट्रॉन मेरी प्रभाव,
इलेक्ट्रॉन मेरी प्रभाव, जिसके कारण ये क्या दर्शाता है, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया। क्या दर्शाता है, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। अगर मैं बात करूं, अगर एल्किल से आप सीधा जो एमाइड है, अमोनिया है, उसका प्रतिस्थापन अगर OH के साथ कर रहे हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी, परंतु अगर एसिल समूह है इस प्रकार से, इसकी आप NOH के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन हो जाती है। किस प्रकार से होती है उसकी बात करते हैं। देखिए ये रिएक्शन इस प्रकार से होती है, OH पहले ना ये यहाँ से ऐड होता है तो O-NH2, फिर ये जो OH- है वो ऐड हो जाएगा इसके कार्बनों के पास आकर, अगली स्थिति में क्या होगा, ये निकल जाता है पूरा, ये बंद बना लेता है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये लीजिए, ठीक है। एक बार पुनः बात कर लेते हैं एसिल व्युत्पन्नों का स्थायित्व की। जब हम एसिड समूह के व्युत्पन्नों का स्थायित्व की बात करते हैं, आपको पता होगा कि कार्बोनिल और जो कीटोन समूह होते हैं उसके अंदर कोई भी प्रतिस्थापी जब जुड़ जाते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता है उसको समाप्त करते हैं, फिर अनुनाद के कारण क्या होते हैं, वो नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। इसी प्रकार से क्या नहीं दर्शाएगा, तो जेड परमाणु ऐड हो जाएगा, वो भी नहीं दर्शाने वाला। और हम कार्बोनिल समूह की बात की थी, मैंने कहा था कि जब OH समूह को जुड़ जाता है कार्बोनिल समूह में, उसे हम क्या कहते हैं, छद्म कार्बोनिल, पढ़ा था, स्टार्ट किया था, छद्म कार्बोनिल कहते हैं उसको। अब जब ये छद्म कार्बोनिल है, ये क्या करा था, कार्बन की क्रियाशीलता कम करा था कार्बोनिल समूह की, जेड भी इसकी क्रियाशीलता कम करता है, परंतु जो ध्यान देने योग्य बात है, जेड परमाणु इलेक्ट्रॉन धनी होता है, इलेक्ट्रॉन मेरी प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण नाभिक नहीं होगा तो अभिक्रिया देगा। एल के समूह से अगर आपको अमोनिया समूह है और OH के द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हो, ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। परंतु जब एसिड समूह की हम बात करें, उससे कोई अमोनिया समूह जुड़ा है तो OH समूह के द्वारा उसका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक अम्ल क्लोराइड का भी पढ़ने वाले हैं कि उसमें OH समूह किस प्रकार से ऐड होता है, देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं विभिन्न समूह के अंदर हम OH का प्रतिस्थापन किससे करने वाले हैं। एक हमारे पास क्या, अम्ल क्लोराइड, ये रहा हमारे पास एस्टर, ये रहा हमारे पास एनहाइड्राइड, H3+ H2 क्या गया, तो यहाँ पर अम्ल या क्षार, H2O H+ या OH। तीनों ही स्थितियों के अंदर जो रिएक्शन होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से क्या होगी, तीनों स्थितियों के अंदर रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होने वाली है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं अम्ल क्लोराइड की भी रिएक्शन। ये लीजिए, यहाँ पर है कोई OH-, पहले इसमें होता है H+8 इस प्रकार से, फिर ये रहा HOH, ये भी इसके साथ ऐड हो जाता है, फिर इससे निकल जाता है H-, फिर ये बना लेगा ROH, फिर पुणे से प्लस निकल जाता है, फिर ये बना लेता है R, फिर इससे निकल जाता है Cl आखिर, तो ये कुछ बना लेता है इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये समूह बना लेता है। और अगर हम बात करें इनकी क्रियाशीलताओं की, क्रियाशीलता किस प्रकार से होती है उसकी बात करते हैं। पहले देखते हैं एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्रियाशीलता की, ठीक है।
अब देखिए इसकी जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे क्रियाशीलताओं की बात करेंगे, जो हमने एसिड समूह की क्रियाशीलताओं की बात करेंगे। फिर हम क्या बात करने वाले हैं, कोलेजन, जो हम बात कर रहे थे कि सिमिलर किसी एल्डोज संघनन से सिमिलर रिएक्शन है। ठीक है, पहले बात करेंगे क्रियाशीलता की, कि क्रियाशीलता इनकी किस प्रकार से होती है। अगर मैं क्रियाशीलता की बात करूं, पहले हमारे पास आता है एसिल क्लोराइड, फिर हमारे पास आता है एनहाइड्राइड, फिर हमारे पास क्या आता है एस्टर, फिर हमारे पास क्या आता है एमाइड। फिर हम क्या देखने वाले हैं, कोलेजन की रिएक्शन, कोलेजन संघनन। कोलेजन संघनन की मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है, CH3 CO OC2H5, दोनों लेते हैं इसके, यहाँ से क्या है, इसको इस प्रकार से लिख तो H2H, यहाँ से ये निष्कासित हो जाता है, सॉरी ये निष्कासित हो जाता है, क्या बनाता है CH3 CO CH2 CO और OCH2 5। CH2 CO और OC। अब हम क्या बात करने वाले हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, वो हमारा अगला टॉपिक है, हम क्या करते हैं, नाभिक में एसिड प्रतिस्थापन द्वारा हम क्या करें, अम्ल व्युत्पन्नों का अंतर परिवर्तन। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे एसिल क्लोराइड है, इन 3 में अंतर परिवर्तन आपको करना होगा, एनहाइड्राइड है, फिर इन बाकियों में 3 अंतर परिवर्तन करना होगा। किस प्रकार से करते हैं उनकी बात करेंगे। पहले ही हम ले लेते हैं, हमारा जो पहला है वो है हमारे पास एसिल क्लोराइड है। पहला हमारे पास क्या है, एसिल क्लोराइड, ये रहा हमारे पास एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड के लिए अगर हम एमाइड बना रहे हैं तो अमोनिया प्रयोग कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें क्या बनाना, जो दूसरे की बात करें, हमें बनाना एस्टर। जब एस्टर की आप बात करें तो कुछ इस प्रकार से, ये अलग डिफरेंट होना चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए, इसके जगह एल के समूह कुछ ले लीजिए, मतलब ये समूह चाहिए, बस इसी समूह को लिख लीजिए, साथ में लगा लीजिए Na, तो हमारे पास बन जाता है ये समूह, ये रहा। फिर हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये वाला चाहिए, इसमें आप सिमिलर बना सकते हो, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम R को वाले CH3 तो CO, ये वाला समूह बनाना है तो लिख लीजिए सिमिलर सा, साथ में लगा लीजिए Na, एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। ये लीजिए। दूसरे की अगर बात करोगे आप, दूसरा हमारे पास एस्टर, एस्टर को किस प्रकार से लिखोगे, R, ये लीजिए। अगर एमाइड बनाना है फिर से वही बना लीजिए एमाइड, सिमिलर ही रहने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला इसके अंतर्गत। अगर आप बात करोगे इसके अंदर कि हमें एस्टर का निर्माण करना है तो इसके लिए आपको P2 5 इसको गर्म कर लीजिए, जला बटन कर लीजिए, ये बनाता है एस्टर, सॉरी ये एस्टर है, एस्टर लिखना है हमें, ये रहा एस्टर, ये बनाता है एनहाइड्राइड को। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत PCl5 ले लीजिए, एसिल क्लोराइड का निर्माण कर लेगा, ये लीजिए। अब हम बात करने वाले हमारे तीसरे की, जो है एमाइड। एमाइड की अगर बात करोगे, अगर हमें एस्टर का निर्माण करना है तो फिर से वही लेंगे, परंतु जब हम एमाइड से किसी भी प्रकार का यौगिक बना रहे होते हैं तो हमें याद रखना है कि हर बार हम क्या करेंगे, उसका जल अपघटन, मतलब ये तो आना ही आना निश्चित है। अगर एस्टर एनहाइड्राइड निर्माण कर रहे हो तो सिमिलर सा ये आने वाला B2 5,
गर्म कर लेंगे तो हमारे पास एस्टर एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। फिर अगर बात करोगे क्लोराइड की, एसिल क्लोराइड की, तो PCl5 के साथ भी जल बटन ले लीजिए। अगर आप बात कर रहे हो तो एमाइड की, सॉरी बचता एस्टर है तो इससे ROH ले लीजिए, इसका भी जल बटन कर दीजिए। ये लीजिए एस्टर का निर्माण हो गया। फिर हमारे पास जो बचता है एनहाइड्राइड, अगर आपको एस्टर का निर्माण करना है तो इसके लिए आप लेते हैं C2H5OH ले लीजिए। एक्स्ट्रा निर्माण हो जाएगा इधर, ठीक है, R-। तो चाहो उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो H5। अगर आप एसिल क्लोराइड बना रहे हो तो HCl का प्रयोग कर लीजिए, और अमोनिया का निर्माण कर रहे हो तो NH3 ले लीजिए, एमाइड सॉरी, ये लीजिए, ठीक है। एक बार पुनः देख लेते हैं इनको। पहले मैंने बात की थी क्रियाशीलता। क्रियाशीलता की अगर बात करोगे तो पहले क्या आता है, एसिल क्लोराइड आता है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर आखिरी में क्या आता है, एमाइड आता है। कैलेजन युक्त संघनन की अभिक्रिया की अगर बात करें तो मैंने कहा था जिस प्रकार से हमने एल्डोज संघनन की थी प्रीवियस कुछ लेक्चरों के अंदर, उसी प्रकार से सिमिलर से समरूप होती है। और ये क्या होती है, इसके अंदर हम दो अणु ले लेते हैं इसके, और यहाँ से क्या निकल जाता है, एथेनॉल क्या बाहर निकल जाता है। फिर हमने कहा था अंतर परिवर्तन, मतलब जो भी व्युत्पन्न है जो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे वो क्या कहते हैं, आपस में अंतर परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं उनकी बात की है। तो जिसके अंदर हम पहले बात कर रहे थे एसिल क्लोराइड भी किस प्रकार से अंतर परिवर्तन करता है, तो मैंने कहा था कि हम जो भी समूह चाहिए उस समूह के केवल आप Na लगा दीजिए, Na लगा दीजिए, फिर रिएक्शन को समाप्त कर दीजिए। एमाइड बनाना तो हर बार हम NH3 का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें एस्टर की, तो एस्टर के अंदर हम बात करें तो अगर एनहाइड्राइड बनाना तो P2O5 को हम गर्म करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा। और अगर एसिल क्लोराइड चाहिए PCl5 का ही हर बार प्रयोग करने वाले हैं। एक बार सिर्फ हम क्या करेंगे HCl का, एमाइड के लिए हम NH3 है ही। यहाँ पर बात करें एमाइड की बात करें तो एमाइड के लिए हम हर बार जल अपघटन का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से वहाँ बनाया था केवल हम जल अपघटन एक्स्ट्रा और लगा लेंगे। और अगर हम एस्टर चाहिए तो हमें क्या ले लेते हैं, ROH अल्कोहल। फिर हम बात करते हैं एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो हमें अगर बनाना है एसिल क्लोराइड, इसके लिए हम HCl प्रयोग करते हैं। एस्टर बनाना है तो हमें एथेनॉल प्रयोग करते हैं, और एमाइड बनाना तो अमोनिया प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं जो आज का लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर इसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।